हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एक विशेष मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, बीते दिनों से पाकिस्तान और भारत का झगड़ा तो काफ़ी समय से चलता आ रहा है। आज़ादी के पहले से ही झगड़ा चलता चला आ रहा है, ठीक। लेकिन अब भारत का एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश भी अब भारत को आंख दिखाने लगा है। जो बना ही इंडिया की वजह से था, जिसका जन्म ही भारत की वजह से हुआ था, आज वही उन सभी एहसानों को, उन सभी परोपकारों को भूल करके भारत को आंख दिखाने में लगा हुआ है। हमारे देश की कुछ राजनीतिक जो संबंध हैं, या मैं आपसे बोलूं कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं, वो थोड़े से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। चाइना से तो वैसे भी नहीं हमारी बनती है, लेकिन अब हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी हमारे जो संबंध हैं वो अच्छे नहीं है, ठीक। उसका रुझान पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। और आज हम उसी विशेष मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं आप लोगों के साथ में। मेरा ध्यान से देखना और हर एक चीज़ को फैक्ट के साथ में समझना, और कमेंट बॉक्स में बताना अपनी मानसिक बौद्धिकता के हिसाब से कि क्या ऐसा कभी होगा भविष्य में कि पाकिस्तान भारत से कभी भी जीत पाएगा किसी भी युद्ध को लेकर के, ठीक है ना साथियों। शुरू करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने एक वर्ल्ड मैप का इमेज लिया हुआ है, ठीक। इस वर्ल्ड मैप में आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा प्यारा छोटा सा भारत देश, ठीक है ना। ये हमारा प्यारा सा भारत देश है, और इस भारत देश की सीमा कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि किन किन देशों के साथ में लगती है, ठीक है ना। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक, इस तरीके से ये जो हमारा है भारत देश, ठीक। अब इसी जस्ट भारत देश के पास में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या कि बांग्लादेश है। क्या है ये? बांग्लादेश है, ठीक। और यहाँ पर आप चाइना के बारे में तो देख ही पा रहे होंगे, ठीक। और ये यहाँ पर रहा क्या? भूटान। और ये यहाँ पर क्या रहा? नेपाल। और यहाँ पर इसकी जो सीमा वो पाकिस्तान से, और कुछ सीमा जो है वो अफगानिस्तान से भी लगती है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आप देखिए ध्यान से, ठीक। तो हमारा दुश्मन पहले से ही चाइना बना हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। और पाकिस्तान तो हमारा बचपन से ही दुश्मन है, मतलब जब वो बचपन का था तब से ही हमसे, है ना। ये है तो हमारा ही बच्चा, बट थोड़ा सा बदतमीज निकल गया, बदमाश निकल गया, ठीक है। उसको हम संभाल नहीं पाए अच्छे से ना, बचपन में उसकी परवरिश अच्छे से नहीं करी गई। और आज जो बना ही भारत की वजह से, आज वही बांग्लादेश हमें आंख दिखाने लग गया है, ठीक। इसका जो रुझान है वो किसकी तरफ बढ़ता जा रहा है? तो पाकिस्तान की तरफ इसका रुझान बढ़ता जा रहा है। और भारत के साथ में जो इसके रिलेशंस हैं या इसके संबंध है वो थोड़े से बिगड़ते नजर आए हुए हैं, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ और तस्वीरों को जरा देखते हैं ध्यान से, ठीक। यहाँ पर इस तस्वीर को आप जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। इस इमेज में आपको अच्छी तरीके से कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? पूर्वी पाकिस्तान। क्या बोलते हैं? पूर्वी पाकिस्तान, ठीक। ये 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा होना था, तब के समय की बात है। तब पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। ये पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है ना। हाँ, जहाँ पर आज आप बांग्लादेश को देखते हैं वहीं पर ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक। हाँ, तो अब हुआ क्या था कि 1971 के आसपास इस पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने, या इस पूर्वी पाकिस्तान की जो सेना थी उसने इस पश्चिमी पाकिस्तान पे, सॉरी माफ़ करना, इस पश्चिमी पाकिस्तान की जो सेना थी उसने पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक। अटैक करके साथ साथ इतने यहाँ पर इनके साथ में बदतमीजी करी, बदसलूकी करी, इतना ज़्यादा इनके साथ में दुर्व्यवहार किया, इनके साथ में, इनकी महिलाओं के साथ में बलात्कार किए, रेप्स वगैरह करे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इनके ऊपर अत्याचार करा गया, तब जाकर कहीं यहाँ के प्रधानमंत्री ने भारत से क्या मांगी? मदद मांगी, ठीक है। यानी भारत से मदद मांगी, और जब भारत से मदद मांगी गई तो भारत ने बिल्कुल भी इनकार नहीं किया, और यहाँ पर इस बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश की खातिर बहुत ज़्यादा संघर्ष करा, ठीक। और जा करके वहाँ पर, ठीक है, उन लोगों ने बांग्लादेश से, या बोल सकते हो आप पूर्वी पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों को वहाँ से खदेड़ा और जा करके पुनः उनके पश्चिमी पाकिस्तान में वापस भेज दिया, ठीक। और उसी समय बांग्लादेश का जन्म होता है। किसकी वजह से होता है? तो भारत की वजह से होता है, ठीक। और उसी समय, युद्ध के समय ही कम से कम 1 करोड़ लोग शरणार्थी बनकर के भारत में आते हैं, और भारत उनका खुले दिल से स्वागत करता है कि आप आ सकते हैं, हमारे यहाँ पर रह सकते हैं, अपना गुजारा कर सकते हैं, ठीक। लेकिन आज वही बांग्लादेश जो बना ही किसकी वजह से था? भारत की वजह से बना था, और वही बांग्लादेश आज हमको आंख दिखाने का काम कर रहा है साथियों, ठीक है ना। कुछ हमारे अच्छे संबंध नहीं है उससे। तो देखिए जरा ध्यान से, क्या करा कि बांग्लादेश की आज़ादी का शंखनाद
अब बांग्लादेश की आज़ादी का जो शंखनाद हुआ था वो कब, तो ध्यान रखना 26 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद बांग्लादेश घोषित किया गया। इसके बाद से ही बांग्लादेश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक, यानी कि भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर के, या बोल सकते हो आप पूर्वी पाकिस्तान के साथ मिलकर के पश्चिमी पाकिस्तान को खदेड़ दिया, वापस भेज दिया और वहीं पर उसी दिन एक नए देश का निर्माण कर दिया गया जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। साथियों, आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ वो किसकी वजह से हुआ, तो भारत की वजह से हुआ। ठीक है, यहाँ तक ऐसा मान सकते हैं कि भारत की वजह से ही जन्म हुआ बांग्लादेश का और भारत के ही वजह से जन्म हुआ पाकिस्तान का। ठीक है, अब ये दोनों ही हमारे बदतमीज बच्चे निकले, और कुछ तो बहुत ही बदतमीज बच्चा निकला और एक थोड़ा कम बदतमीज बच्चा निकला, लेकिन आज वो भी उस ज़्यादा बदतमीज वाले बच्चे के साथ मिलकर के भारत को आंख दिखाने का काम कर रहा है। साथियों, ठीक है, अब हम आप लोगों को पाकिस्तान और भारत के बीच में जो होने वाला भविष्य का युद्ध है उसको लेकर के हम कुछ आपको डिफरेंसेस बताएंगे, कुछ आपको मूलभूत अंतर बताएंगे, और आपको देखना है कि क्या होने वाले भविष्य में जो पाकिस्तान और भारत का युद्ध है, क्या उसमें कभी भी पाकिस्तान जीत पाएगा, किसी भी स्थिति में पाकिस्तान भारत से जीत पाएगा। इस बात को आपको अच्छे से समझना है, अपनी मानसिक बौद्धिकता के हिसाब से कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है ना, शुरू करते हैं वीडियो को। अब देखते हैं जरा ध्यान से। ठीक, तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं रक्षा बजट से लेकर के। ठीक है ना, हम दोनों देशों के रक्षा बजट को लेकर के पहले जो है ना बातचीत करते हैं और इनके बारे में अंतर देखते हैं कितना कितना है। ठीक, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये भारत के प्रधानमंत्री हैं और ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। ठीक है ना, आज से पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए पाकिस्तान में भी और भारत में भी। ठीक, उन लोगों ने खूब काम किया अपने रक्षा बजट को लेकर के कि उनका रक्षा बजट बहुत सुधारा जा सके। ठीक, इसलिए आज जो भारत का रक्षा बजट है वो कितना है, $75 बिलियन। ठीक है ना, किसके बराबर, लगभग 75 बिलियन डॉलर के आसपास है। वहीं अगर हम बातचीत करें तो $7.64 बिलियन जो है ना वो पाकिस्तान का रक्षा बजट है। ठीक, अब ये पाकिस्तान चाह कर भी इस रक्षा बजट को बढ़ा नहीं पा रहा है क्योंकि इसको खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं, कर्जा ले लेकर के ये अपना पेट पाल रहा है। तो जरा सोचो क्या कि ये रक्षा बजट को अपना बढ़ा पाएगा कि नहीं बढ़ा पाएगा, सोच करके देखिए साथियों। ठीक है ना, यही आज मैं आपको डिफरेंसेस यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पर भारत और पाकिस्तान में। ठीक है ना साथियों, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर $75 बिलियन बहुत बड़ा नंबर है, उसकी अपेक्षा ये एक बहुत ही छोटा नंबर है। ठीक है ना, तो इतना तो अंतर है इनकी रक्षा बजट को लेकर के। फिर और अगर हम आगे बातचीत करें तो अगर विश्व सैन्य शक्ति में स्थान, ध्यान समझिएगा साथियों। ठीक है, यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो भारत सैन्य शक्ति के मामले में किस नंबर पर आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारत का नंबर आता है वो चौथे नंबर पर आता है और जो पाकिस्तान है वो कितने नंबर पर आता है, 9वें नंबर पर आता है। बात समझ में आ गई ना आपको लोगों को। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। फिलहाल आगे बातचीत करते हैं हम लोग। अब कह रहा न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं किसी भी युद्ध में, किसी भी देश को लेकर के। ठीक, बहुत ही कारगर साबित होते हैं। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं तो आप उनको ये जो गीदड़ धमकी होती है ना वो लगातार आप किसी को दे सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान के पास में भी कुछ जो है ना न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं जिनकी वजह से वो हमेशा भारत को एक गीदड़ धमकी दिया करता है, जबकि उसे ये नहीं पता है कि इंडिया के पास में ऐसे ऐसे पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं कि अगर 2-3 भी फोड़ दिए गए तो पूरा का पूरा पाकिस्तान ही हजारों सालों के लिए निस्तेनाबूद हो जाएगा। ठीक है, पता ही नहीं चलेगा कि ये मैप में कभी था भी, नक्शे में कभी था भी या नहीं था। ठीक है ना साथियों, तो ध्यान से देखते हैं हम लोग क्या कि इंडिया के पास में टोटल अभी प्रेजेंट टाइम में 172 के आसपास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और वहीं पाकिस्तान के पास भी लगभग उतने ही न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, यानी कि 170 के आसपास ही। ठीक है ना, तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स के मामले में अगर देखेंगे तो आप लगभग दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर ही हैं। ठीक है ना साथियों, ये बात आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे की अगर हम बातचीत करें तो हम लोग बातचीत करेंगे एक्टिव फोर्स के बारे में, मतलब किसके यहाँ पर कितनी ज़्यादा एक्टिव फोर्स हैं, यानी कितने ज़्यादा सोल्जर्स जो हैं वो एक्टिव रूप से तैनात हैं। देखते हैं तो इंडिया में 14,55,550 के आसपास आपको एक्टिव फोर्स देखने को मिलती है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बातचीत करें तो 6,54,000 के आसपास आप लोगों को एक्टिव फोर्स देखने को मिलेगी। ठीक है ना साथियों, ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो और अब इस एक्टिव फोर्स की अगर हम आपसे बातचीत करें, ठीक है, तो ये एक अहम भूमिका निभाते हैं
किसी भी जंग को जीतने के लिए, क्योंकि बिना सोल्जर्स के कोई भी जंग जीती नहीं जा सकती है। ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा साथियों, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि दोनों सेनाओं के सोल्जर्स हैं, ठीक, लेकिन ये नंबर आप देखेंगे जस्ट डबल के आसपास का ही आपको दिख रहा होगा। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों देश की एक्टिव फोर्सेस को लेकर के। और अगर हम आगे बातचीत करें थोड़ा सा रिजर्व फोर्स को लेकर के, ठीक, यानी आकस्मिक समय में यूज की जाने वाली रिजर्व फोर्स भी पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा किसकी है, भारत की है। जरा देख पाएंगे आप कि 11,55,000 के आसपास इंडिया के पास में रिजर्व फोर्स है, और वहीं अगर हम बातचीत करें पाकिस्तान में तो 5,50,000 के आसपास ही उनके पास में रिजर्व फोर्स देखने को मिलती है साथियों, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं, आगे कह रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है ना, एयरक्राफ्ट कैरियर। अब अगर हम आपसे एयरक्राफ्ट कैरियर की बातचीत करें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये चलते फिरते एयरबेस होते हैं किसी भी आर्मी का, किसी भी आर्मी का ये चलते फिरते क्या होते हैं, एयरबेस होते हैं। आप देख पा रहे हैं कितने बड़े बड़े ये जंगी जहाज हैं, ठीक है ना, और इन जहाज़ों में आप दुनिया भर का सामान लाद सकते हैं, ठीक, दुनिया भर के आप औजार लाद सकते हैं, दुनिया भर के आप हथियार लाद सकते हैं, और यहाँ तक कि आप इनमें फाइटर जेट्स भी लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, ये सारे के सारे काम आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक। इनका बहुत अहम भूमिका होती है किसी भी युद्ध को जीतने के लिए। अगर आपको किसी भी देश को निपटाना है तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जहाज़ होते हैं जिनके पास में पावर तो बहुत है, मतलब फाइटर जेट्स बहुत ऐसे होते हैं जिनके पास में पावर तो बहुत है, ठीक, लेकिन उनके पास में एक समस्या होती है कि जितनी ज़्यादा पावर होती है उतनी ही उनके पास में फ्यूल को स्टोर करने की क्षमता कम होती है। अब फ्यूल को स्टोर कम करने की ये क्षमता जो होती है वही उनके सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, ठीक, और फिर वो एक मजबूत स्थिति में यहाँ पर इस तरीके के ठीक एयरक्राफ्ट्स की वजह से अच्छे साबित होते हैं और कारगर साबित होते हैं, ठीक है। तो उनके पास में फ्यूल ले जाने भर का तो होता है, लेकिन जब वो वापस आने के समय में आते हैं तो उनका फ्यूल खत्म हो जाता है। ऐसे में इन एयरक्राफ्ट्स में उनको ले जा करके किसी भी देश की सीमा के पास में समुद्री जगह पे खड़ा करके, ठीक, वहाँ से हम लोग आसानी से इनको ठीक है ना टेक ऑफ और लैंड करा सकते हैं, ठीक, किसी भी देश में आसानी से आक्रमण करा सकते हैं, ठीक। तो ये एक चलता फिरता एयर बेस हो सकता है या चलता फिरता आर्मी का बेस हो सकता है, ठीक, जिसमें आप आसानी से, ठीक, नौसेना इसीलिए तो पावरफुल हो गई है, क्यों, क्योंकि हमारे पास में इंडिया के पास में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि अगर मैं आपसे बताऊं तो एक है INS विक्रमादित्य, क्या है नाम, INS विक्रमादित्य, ठीक है ना, इसको बात याद रखना, विक्रमादित्य, ठीक है ना। एक तो ये हो गया INS विक्रमादित्य, ठीक, और एक दूसरा है जिसका नाम है INS विक्रांत, क्या नाम है, INS विक्रांत, ठीक। ऐसे दो एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं भारत के पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और किसी देश के युद्ध को जीतने के लिए ये अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं अगर मैं पाकिस्तान की बातचीत करूं तो इसके पास में एक भी नहीं है। आप अंतर समझ सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम बातचीत करें किसको लेकर के, वारशिप्स को लेकर के, ठीक है ना साथियों। अब वारशिप्स क्या होते हैं, तो उसी एयरक्राफ्ट्स के आसपास आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे वारशिप्स भी चलते हैं, ठीक, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये एक बहुत ही बड़ा वारशिप्स है, ठीक, और बहुत सारे छोटे छोटे भी वारशिप्स आते हैं, ठीक। हम आपको एक दिन डिटेल में सिखाएंगे कि वारशिप्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, कैसे कैसे ये काम करते हैं, इन सब के बारे में हम आप लोगों को एक दिन बताएंगे, मतलब एक किसी ना किसी वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है ना। फिलहाल आज हम लोग यहाँ पर समझते हैं वारशिप्स को लेकर के, ठीक है। तो ये थोड़े से छोटे जहाज होते हैं जो उसी एयरक्राफ्ट के आसपास चलते हैं उसकी सुरक्षा को लेकर के, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। और किसी का छोटे मोटे हमले करने हैं किसी देश में, ठीक है, या किसी के यहाँ से कोई पनडुब्बी वगैरह आ रही है, ठीक, उसको रोकने के लिए, ठीक, तो ऐसा ही है छोटे छोटे वारशिप्स जो है ना ये बड़े ही काम की चीज़ होते हैं, ठीक। और इंडिया के पास में कितने हैं ऐसे, तो 27 हैं, और पाकिस्तान की अगर हम बातचीत करें तो वहीं उसके पास में कितने हैं, 13 वारशिप्स ही है केवल, ठीक। आगे बातचीत करते हैं, आगे हम लोग बातचीत करते हैं सबमरीन्स को लेकर के, किसको लेकर के, सबमरीन्स, ठीक। सबमरीन्स का मतलब होता है पनडुब्बी, ठीक। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पनडुब्बी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पनडुब्बी आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। इनको हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं क्योंकि ये पानी के अंदर अंदर बहुत ही प्रेम से जाती हैं और प्रेम से किसी को निपटा करके वापस आ जाती हैं, ठीक है ना, इसीलिए इनको कहा जाता है साइलेंट किलर, ठीक। शांति से जाओ, निपटा के वापस आ जाओ, समझ रहे हो ना साथियों, ठीक है। और ये बहुत ही ज़रूरी है किसी देश को, ठीक, किसी भी नौसेना को, किसी भी देश की नौसेना को युद्ध जीतने के लिए, ठीक है ना। और अगर ऐसी अगर पनडुब्बियों के बारे में बातचीत करें तो भारत के पास में कितनी है, टोटल 18 है। वहीं अगर पाकिस्तान की बातचीत करें तो इसके पास में कितनी है, केवल और केवल 11, ठीक है ना साथियों।
आगे देखते हैं हम लोग हेलीकॉप्टर्स, ठीक है ना। ये भी बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं किसी भी युद्ध को जीतने के लिए, ठीक। आपके पास में अगर बेहतर टेक्नोलॉजी के बेहतर हेलीकॉप्टर्स हैं तो आप इनको आसानी से युद्ध को जीत सकते हैं, ठीक। अगर देख सकते हैं यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर कितना प्यारा सा हेलीकॉप्टर्स आपको दिख रहा होगा, ये पाकिस्तान का देख लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से जानेगा। तो हेलीकॉप्टर्स की अगर मैं बातचीत करूँ तो टोटल हमारे पास में कितने हैं, 465। वहीं पर आपने अपाचे का नाम सुना होगा, चिनूक का नाम सुना होगा, रुद्र का नाम सुना होगा, ठीक। तो इस तरीके के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वालिटी के हमारे पास में हेलीकॉप्टर्स हैं। उसके बाद अगर मैं बातचीत करूं पाकिस्तान के पास में, तो पाकिस्तान के पास में सिर्फ और सिर्फ 130 ही हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक। आगे बातचीत करते हैं फाइटर जेट्स के बारे में, ठीक है। इनकी बात ही मत करना, इनका तो कहना ही क्या है, ठीक है। जिनके पास में ये फाइटर जेट्स हैं समझ लो बड़ी कमाल की चीज़ होती है, ठीक है ना। सेकेंड के अंदर जा करके वापस आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता सामने वाले देश को कि हमारे घर में कोई हमला करके भी गया है, जाते हैं वापस आ जाते हैं, ठीक है। 10 से 15 मिनट में पूरा खेल कर देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इन्होंने बड़ी बड़ी मिसाइल को अपने आप में लोड करके रखा हुआ है और इन्हीं मिसाइल्स को जा करके किसी भी जगह पर आसानी से लॉन्च कर सकते हैं और वहाँ से वापस आ सकते हैं, ठीक। तो इन फाइटर जेट्स का भी बहुत अहम भूमिका होती है किसी भी देश को युद्ध जिताने के लिए। और ऐसे ही हमारे यहाँ पर फाइटर जेट्स की मैं अगर बातचीत करूँ तो लगभग 465 फाइटर जेट्स हैं, लगभग 465 फाइटर जेट्स हैं, ठीक। जहाँ पर हमारा तेजस आपने बहुत बार नाम सुना होगा, ठीक। मिग 29, ठीक है ना, सुखोई 30, इस तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट फाइटर जेट्स हमारे पास में हैं। वहीं अगर मैं पाकिस्तान की बातचीत करूं तो लगभग 360 के आसपास पाकिस्तान के पास में फाइटर जेट्स हैं, ठीक। आगे अगर हम बातचीत करें, क्या लिखा है, सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस सिस्टम, क्या लिखा है, सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है ना। इस चीज़ का भी एक अहम भूमिका होती है युद्ध को जिताने के लिए, क्योंकि अगर बाहर से आई हुई मिसाइल्स को अगर कोई भी निस्ते नाबूद कर सकता है तो ये एयर डिफेंस सिस्टम ही होता है, ठीक। और हमारे यहाँ पर इजराइल का बनाया हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अच्छे तरीके से कारगर है कि बाहर से आई हुई मिसाइलों को बड़ी आसानी से आसमान में ही निस्ते नाबूद कर देता है, उसके टुकड़े टुकड़े नीचे आकर के गिरते हैं, ठीक। वो हमारे देश का कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकते हैं, ठीक। और ऐसे ही एयर डिफेंस सिस्टम जो है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हमारे यहाँ पर कितने, लगभग 465 के आसपास हैं। वहीं अगर मैं पाकिस्तान की बातचीत करूँ तो उनके पास में केवल और केवल 86 ही हैं, ठीक है ना साथियों। और आगे अगर हम बातचीत करते हैं तो लिखा हुआ है टैंक्स, क्या लिखा हुआ है, टैंक्स, ठीक है। अगर किसी भी जमीनी लड़ाई को जीतना है तो इनकी एक अहम भूमिका होती है टैंक्स की। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से व्हीकल्स में आपको यहाँ पर तोपें नज़र आ रही होंगी, ठीक है ना। और ये तोपें बड़ी ही काम की होती हैं अगर आपको ज़मीनी लड़ाई जीतना है, ठीक है ना। ये बात आप समझ सकते हैं, ठीक। किसी भी देश के लिए अगर ज़मीनी लड़ाई जीतना है तो उसके लिए इस तरीके के टैंक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास में लगभग 4500 के आसपास टैंक्स हैं। वहीं अगर मैं पाकिस्तान की बातचीत करूँ तो इसके पास में केवल और केवल 2400 के आसपास ही टैंक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना साथियों। उसके बाद हम अगर बातचीत करें तो आर्मर्ड व्हीकल्स, ठीक। आर्मर्ड व्हीकल्स का क्या मतलब हो गया, तो आपको ध्यान रखना है कि युद्ध के दौरान आर्मी के द्वारा किए जाने वाले सभी वाहनों को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मर्ड व्हीकल बोलते हैं, जिसमें बैठ करके वो अपना सामान ले जाते हैं, जिसमें बैठ करके वो खुद जाते हैं युद्ध स्थल तक, ठीक। तो उन सभी को आर्मर्ड व्हीकल्स बोलते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितने प्यारे प्यारे से आर्मर्ड व्हीकल्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक। वहीं पाकिस्तान के देख लीजिए यहाँ पर, ठीक। और अगर मैं बातचीत करूँ तो पाकिस्तान के पास में सिर्फ और सिर्फ 1000 ही आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। वहीं अगर मैं भारत की बातचीत करूँ तो इसका जस्ट डबल से भी ज़्यादा है, इतना 2500 के आसपास, ठीक। आप इस डिफरेंस को देखिए ध्यान से और महसूस कीजिए कि हमारा भारत देश किस स्थिति में है पाकिस्तान को लेकर के, ठीक है ना साथियों। हम अगले या किसी लेक्चर में आपको हर एक देश से इसका कंपैरिजन कराएंगे कि अमेरिका से किस हालात में है, जो है रसिया से किस हालात में, या चाइना से किस हालात में हमारा भारत देश है ना। और क्योंकि चौथे नंबर पे हमारा ही देश आता है तो इनसे ऊपर जो 3 देश है ना, इन सभी के साथ भी हम अपनी अपनी कंपैरिजन कराएंगे, ठीक है साथियों। फिलहाल आज भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन देख लेते हैं क्योंकि यही ज़्यादा आंख दिखाने का काम करता है। उसके बाद लिखा है मिलिट्री सिग्नल व्हीकल्स, मिलिट्री सिग्नल व्हीकल्स, ठीक है। यानी मिलिट्री के पास में जो सिग्नल देने वाले व्हीकल्स होते हैं इनकी भी अहम भूमिका होती है किसी भी युद्ध को लेकर के, क्योंकि ये, ठीक है ना, गतिविधियों को, ठीक है, नोट करते हैं कि कहाँ पर कौन सी गतिविधि हो रही, कहाँ पर कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके की गतिविधियों को देखने के लिए जो सिग्नल व्हीकल्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है ना साथियों। तो ऐसे सिग्नल व्हीकल्स की अगर हम बातचीत करें तो भारत के पास में लगभग 1200 के आसपास हैं। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बातचीत करें तो इसके पास में 1000 के आसपास आपको सिग्नल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना साथियों। आगे बातचीत करते हैं हम लोग
अब अगर हम बातचीत करें सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, क्या लिखा है, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, ठीक है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी का मतलब क्या हो गया, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये आपको दिख रही है यहाँ पर तोप, क्या दिख रही है, तोप, ठीक। अभी यही इसी के जैसी तोप आपने कहाँ पर देखी थी, टैंक में देखी थी, ठीक। बिल्कुल ये समझ लो उसी की तरीके से हैं, ये टैंक की तरीके से ही काम करते हैं, ठीक। लेकिन ये सेल्फ प्रोपेल्ड होते हैं, इनका मतलब साफ है कि आसानी से, ठीक, आप देख पा रहे होंगे, ठीक, इस तरीके से ये बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। आर्टिलरी एक प्रकार का तोप होता है। इसके बाद अभी हम लोग बातचीत करेंगे एक आर्टिलरी वेपन्स के बारे में, वो क्या चीज़ है इसको समझ लेते हैं पहले, ठीक। इसको बिना टोचिंग के युद्ध स्थल तक पहुंचाया जा सकता है बड़ी आसानी से, ठीक है ना। ये स्वचालित होती है, आसानी से ये चल करके वहां तक पहुंच जाएगी, ठीक। याद रखना कितने हैं सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, तो ध्यान रखना भारत के पास में 260 हैं, वहीं अगर हम पाकिस्तान की बातचीत करें तो लगभग 155 के आसपास है, ठीक है ना साथियों। और आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, आपने देखा क्या, आर्टिलरी वेपन्स। आर्टिलरी वेपन्स का मतलब वही कहानी है कि आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, मूवी वगैरह में, कि एक तरीके की ये तोप होती है जिसको, ठीक है ना, 4-5 सैनिक मिलकर के चलाते हैं, ठीक। कहने का मतलब ये है कि उसको जमीन पर अप्लाई करते हैं पहले, ठीक, और उसके बाद में वहीं से उसमें बम डालते हैं, ठीक, या जो भी है ना मिसाइल वगैरह डालते हैं, ठीक, और वो चलती है, ठीक। आप देख पा रहे होंगे, ठीक, यहाँ पर ये टूचिंग की व्यवस्था होती है कि इसमें क्या करते हैं, पहले टूचिंग लगाते हैं, ठीक, और टूचिंग जोड़ने के बाद में इसको जहाँ पर ले जाना होता है वहाँ पर टूचिंग से ले जाया जाता है, ठीक, और फिर वहीं पर उससे जो है ना बम बारूद की बारिश कराई जाती है अपने सामने वाले देश के ऊपर, ठीक। फिलहाल अगर हम बातचीत करें इसको लेकर के भारत के पास में तो लगभग 4900 के आसपास है। वहीं अगर मैं बातचीत करूँ पाकिस्तान को लेकर के तो पाकिस्तान के पास में सिर्फ और सिर्फ 2400 ही आर्टिलरी वेपन्स, ठीक है साथियों। आगे देखते थे हम लोग, ठीक। आगे लिखा है क्वाड मोटोक्रॉस। क्वाड मोटोक्रॉस, ठीक, ये भी एक अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। किसी सोल्जर्स को आसानी से अगर रेत में चलना है तो इस तरीके से आर्म्ड मोटोक्रॉस को, या बोल सकते हो क्वाड मोटोक्रॉस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये रेत में चलने के लिए बहुत ही कारगर होते हैं, ठीक, बड़ी आसानी से चलते हैं रेत में, या पहाड़ों में भी आसानी से चल सकते हैं, ठीक। तो देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो मोटोक्रॉस की संख्या अगर भारत के पास में है तो कितनी है, लगभग 1800 के आसपास है। वहीं अगर पाकिस्तान की बातचीत करूँ तो लगभग 500 के आसपास में, ठीक। आप देख पा रहे हो कितना बड़ा अंतर है इन दोनों के मोटोक्रॉस को लेकर के, ठीक। और आगे अगर हम बातचीत करें थोड़ी सी तो मिसाइल्स को लेकर के, ठीक। ये मिसाइल्स जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। मिसाइल्स आधा काम आपका ऐसे ही खत्म कर देती हैं, इस बात को समझिएगा बताएं, ठीक। कैसे, जैसे अगर आप पे किसी भी फाइटर जेट्स को गिराना चाहते हैं, या किसी ने एक मिसाइल लॉन्च कर दी आपके देश में, ठीक, उसको आप गिराना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की मिसाइलों को हम लोग क्या करते हैं, गाइडेड मिसाइल बना करके यूज करते हैं। किस तरीके से, गाइडेड मिसाइल, ठीक। एक बारी टारगेट को मतलब लॉक कर दिया, उसके बाद में आप लॉन्च कर दीजिए, फिर वो टारगेट कितना भी मूव करे, इधर उधर कहीं भी जाए, अगर बीच में कोई दूसरी चीज नहीं आ रही है तो जब तक उस टारगेट को निस्ते नाबूद नहीं कर देगा तब तक ये कभी भी रुकेगी नहीं। बात समझ में, ठीक। इस तरीके की ये मिसाइल्स होती हैं, ठीक, और इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी देश के युद्ध को जीतने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत के पास में कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल्स है। पहला नाम मैंने लिखा है यहाँ पर ब्रह्मोस, दूसरा नाम क्या है, निर्भय, और तीसरा जो है वो आकाश, चौथा जो है वो अस्त्र, पांचवा जो है वो नाग, और छठा जो है वो प्रहार, और सातवां जो है वो क्या है, धनुष, ठीक। इस तरीके की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हैं भारत के पास में, जो किसी भी फाइटर जेट्स को आसानी से आसमान में ही निस्ते नाबूद कर सकती हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम बातचीत करें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर के, इसके बारे में बातचीत करें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर के, ठीक। ये भी एक अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि युद्ध स्थल तक अगर आपको कोई सामान पहुंचाना है तो इनके सहारे ही वहां तक सामान को पहुंचाया जा सकता है। फिर वो आपका खाना पीने वाली चीज़ें हों, या फिर आपकी, ठीक है ना, बोल सकते हो बम बारूद पहुंचाना हो, ठीक है ना, ठीक। तो इस तरीके के अगर हथियार वगैरह आपको पहुंचाने हैं तो इसी तरीके के आपको क्या यूज करने पड़ेंगे, आपको ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस तरीके के एयरक्राफ्ट्स को, ठीक। अगर मैं भारत की बातचीत करूँ तो भारत के पास में लगभग 264 एयरक्राफ्ट्स हैं, और वहीं अगर मैं पाकिस्तान की बातचीत करूँ तो लगभग इसके 60 एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक है ना साथियों। और थोड़ा सा हम लोग आगे बातचीत कर लेते हैं। क्या, तो आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स, किसके बारे में, बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में, ठीक। अभी आपने मिसाइल्स को देखा, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक। ये भी अपने आप में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। ये कहती है आप अपने घर में ही बैठिए, हमको काम बताइए कि किसको निपटाना है, हम निपटा देते हैं आकर के। आप अपने घर में बैठिए, हमको बताइए कि किसको निपटाना है, कहाँ पे मारना है, किसको मारना है, कैसे मारना है, मुझे बता दीजिए, मैं खुद कर लूँगी ये सारा का सारा काम, ठीक। और इस तरीके की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं ये, ठीक है, किसी भी देश में स्थिर एक जगह पे रुकी, उनका काम क्या था, गाइडेड मिसाइल थी। जो मिसाइल थी वो कैसी थी, गाइडेड मिसाइल थी, ठीक। उनको एक बार लॉक कर दो टारगेट को, फिर वो कितना भी मूव करता रहे इधर उधर,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आसानी से उसको गिरा देंगे, ठीक। लेकिन ये क्या करती हैं कि ये किसी स्थिर जगह पे, मतलब एक जगह पे, जैसे मान लो यहाँ पर क्या था कि पाकिस्तान का कोई है, ठीक, मान लो ये पाकिस्तान की मिसाइल है, ठीक, इसको क्या करना है, गिराना है, ठीक। तो कहते हैं कि मुझे बस बता दो कि किस जगह पे ठोकना है, किस जगह पे गिराना है, ठीक। तो यहाँ पे एक टारगेट फिक्स कर दिया जाता है कि बोले फलानी जगह पे, तो ये जाती हैं और इसमें जाकर के ऐसे अटैक कर देंगे जाकर के, ठीक, ब्लास्ट कर देंगे, खत्म कहानी इसकी, समझ में आ रहा। तो ये ध्यान रखना घर में बैठे बैठे, ठीक है, क्योंकि इनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 2-2 हज़ार किलोमीटर तक तो ये बड़ी आसानी चली जाती है, ठीक है। और अपने यहाँ पर जो है ना, ये देखो ध्यान से, पृथ्वी सेकेंड और अग्नि फर्स्ट, इनकी तो लगभग 3-3 हज़ार के आसपास, 3-3 हज़ार किलोमीटर के आसपास तक इनकी रेंज है। दिल्ली में बैठे बैठे इनको लॉन्च करो, निपटा दो, जहाँ पटकना है, इस्लामाबाद में पटकना है निपटा दो, लाहौर में पटकना है निपटा दो, कोई समस्या नहीं, ठीक, क्योंकि लगभग उनकी इतनी ही दूरी हमारे देश से है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर हम बातचीत करें बैलिस्टिक मिसाइल्स की, तो इंडिया के पास में लगभग 60 के आसपास हैं, और वहीं अगर मैं पाकिस्तान की बातचीत करूं तो लगभग 90 के आसपास है। यहाँ पर पाकिस्तान का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे पास में S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम भी तो है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी जानकारी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक। अब आप लोग ये डिसाइड करिए कि क्या कभी भविष्य में पाकिस्तान भारत को हरा पाएगा, ठीक है ना। इस बात को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। और अगर वीडियो पसंद आया है या जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में साझा भी कीजिए, ठीक है ना, ताकि उनको भी इस जानकारी से अच्छे तरीके से, ताकि वो लोग भी इस जानकारी से अच्छी तरीके से परिचित हो जाएं, ठीक है ना साथियों। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अच्छे तरीके से मेहनत करते रहना।